इस वक्त बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या 370 और 35A हटने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में किसी तरह की परिभाषा बदली, यहाँ के हालात वैसे ही हैं। और दूसरा हम इनको पूछेंगे कि जो किश्तवाड़ में इस वक्त पॉलिटिक्स का सिनेरियो है वो क्या रहेगा, डिलिमिटेशन के बाद क्या हालात रहेंगी, और क्या जो यहाँ पर नौजवान अनएम्प्लॉयड है उनको प्रोजेक्टों में जो है वो क्यों नहीं काम मिल रहा है, क्या वो काम मिलेगा इनको कि नहीं। सुनील जी, 370 के 2 साल हो गए, क्या बदला किश्तवाड़ में? मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा है। लोग कहते हैं कुछ नहीं बदला, वही रास्ते, वही सड़क, वही सब कुछ है। तो अगर बदला है तो क्या बदला है? थोड़ा सा आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा और देखने के लिए भी चश्मा चेंज करना पड़ेगा। नहीं ठीक है। 370 जो एब्रोगेशन हुआ 5 अगस्त 2019 को, वो एक बैरियर था। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स, पार्लियामेंट के कानून, इस प्रकार के और भी अन्य बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनके लिए वो बैरियर था, और जब तक यहाँ की असेंबली उसको पास करके तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैं इसको तो बहुत कम आंकता हूँ इन चीज़ों को। सबसे बड़ी जो विडंबना थी 370 की, वो सेपरेटिज्म को, अलगाववाद को एक आधार बनी हुई थी। ये 370 की जो का आर्टिकल था, जितना भी सेपरेटिज्म का बीज बोया गया उसकी बेस जो थी वो 370 और 35 में था। एक मानसिकता, एक जिसे मेंटालिटी कहते हैं, अगर कश्मीर में एक मानसिकता को डाइवर्ट किया गया, चेंज किया गया, उसका आधार 370 था। उस मानसिकता की दिशा को, उस मेंटालिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए 370 का हटना यहाँ से बहुत आवश्यक था। और जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट थी। जब भारतीय जनता पार्टी, ये पॉलिटिकल कमिटमेंट थी ना, तो अब मतलब बदला क्या? उसी पे मैं आता हूँ, आप मुझे पूरी बात करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट थी कि जो ये 370 का बैरियर डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो नेशनलिस्टिक अप्रोच में एक वो बैरियर था, एक सेपरेटिज्म की तरफ एक मानसिकता तैयार कर रहा था, इसको ख़त्म करके यहाँ पे लोगों को एक खुशहाली दी जाए। मैं आसिफ साहब एक बात आपको कहना चाहूँगा, ओवरनाइट कोई भी चेंज कहीं पे भी नहीं होती है। मैं आपको कहना चाहूँगा 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 3 साल केवल लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। 26 जनवरी 1950 तक कानून बनने में भारत में इतना टाइम लगा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि रात को जो सड़क खराब थी 370 हटने के बाद सुबह सड़क ठीक हो? वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं आपको कहना चाहूँगा 370 के बाद अब बदला क्या? जी बिल्कुल, हम भी जानना चाहेंगे। रूटीन में जिस तरीके से फंडिंग जो आती थी, उस फंडिंग में एस्केलेशन हुई है, एनहेंसमेंट हुई है। मैं सिंपल आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा। जल शक्ति एक योजना बनी जिसके तहत 2022 तक सारे घरों को पानी दिया जाए। नहीं, आप सारे घरों की बात छोड़िए, आप अपने घर उछाल की बात कीजिए। वहाँ अभी पानी नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम मैं उछाल का रहने वाला हूँ। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट जब तक ये सृष्टि है, प्रोटेस्ट चलेंगे, प्रोटेस्ट चलते रहे। नहीं पानी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए आसिफ साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, पानी 10 लाख गैलन यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो जा आप 2 साल पहले का भी यहाँ का पानी जा कहाँ रहा है? आपने कल एक वीडियो देखा होगा, आपके कांग्रेस के जो अपोजिशन पार्टी के राज बड़ियाल जी किस तरह से धक्का मुक्की AEE के साथ कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। मैं उसमें भी आऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, तो इसको हल कौन करेगा? हल भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि हल नहीं होगा, लेकिन क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में ये चीज़ें थोड़ी सी, जब ऑफिसर राज होता है, क्लैरिकल राज होता है, तो ये चीज़ें ये अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन पानी बढ़ा है। देखिए, मैं पूरे 370 की एब्रोगेशन को किश्तवाड़ के पुछाल के पानी तक नहीं खत्म करना चाहता हूँ। इसको आपको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि लार्जर पर्सपेक्टिव में क्या हुआ। आप पूरे जम्मू कश्मीर की आप इस वक्त बात करें, जम्मू कश्मीर में कम से कम एक अलगाववाद सोच जो जम्मू कश्मीर में थी,
जिन लोगों को आपने यहाँ पे सर पे बिठा के रखा था, चाहे वो JKLF का यासीन मलिक था, चाहे शबीर शाह था, चाहे नईम खान था, चाहे वो अपना लेकिन आपने तो जमात को भी इसमें लपेटा। जो जमात के कुछ लोग अगर इसमें मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती, आपने तो किश्तवाड़ में भी कार्रवाई की। जो ऑर्गेनाइजेशन एंटी नेशनल बीज बोएगी, जो भी संगठन यहाँ पे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करेगा, उसे बैन करना आवश्यक है राष्ट्र हित में। इसलिए एक इंसान को नहीं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की बेस ही है एंटी नेशनल नहीं, आपने तो महबूबा मुफ्ती के साथ गवर्नमेंट की, अब आप उसको भी एंटी नेशनल बोलते हो, उमर अब्दुल्ला को भी बोलते हो, उनको अंदर भी रखते हो, फिर मैं आप इस वक्त एक साथ बैठे हैं ना। बिल्कुल। कल यदि किसी गतिविधि में आप इन्वॉल्व होते हैं, आप एंटी नेशनल अगर गतिविधि में इन्वॉल्व हैं, तो मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। मैं होता हूं, आपको बोलना चाहिए। हमने उस वक्त के हालात को देखकर, जो पॉलिटिकल हालात बने, दोबारा से चुनाव में नहीं जा सकते थे। उस वक्त का एक कंपल्शन बनी थी कि सरकार में बनानी है लोगों के हित के लिए, तो महबूबा मुफ्ती से हमने सरकार बनाई। दैट डजंट मीन्स कि कल वो कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी करेंगे तो बीजेपी उसको बोलेगी। मतलब एक बार अलायंस करने से क्या हम उम्र भर उसकी गीत गाएंगे क्या? नहीं, क्या इसका मतलब है महबूबा मुफ्ती कल को फिर से जेल जा सकती है? सर, महबूबा मुफ्ती की बात नहीं, ये बात है जो भी एंटी नेशनल गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे, वो महबूबा मुफ्ती हो, वो सुनील शर्मा हो, जेल को उसे जाना ही पड़ेगा। नहीं, आपने बात की सेपरेटिज्म पर, आपने मुझे 370 का पूरा बोलने ही नहीं दिया। नहीं, क्योंकि अब आप टाइम भी जो है वो फिर इसमें प्रोग्राम को महदूद रखना। आपने बात की अलगावाद पर जो है वो शिकंजा कसने की, मिलिटेंसी पे शिकंजा कसने की, आपने जमात इस्लामी पे शिकंजा कसा, लेकिन हालात आज भी जो गुलाम रसूल डार मर रहा है, आपका जो है गोरबट जो है वो मारा, क्योंकि गोरबट जब उसको मारा गया था, मैं आपके ऑफिस के बाहर ही उसके साथ 2 घंटे बैठा था, बात हो रही थी। तो फिर अजय भारती भी मर रहा है, सरपंचेस भी मर रहे हैं, तो चेंज क्या आई? किस तरह से इसको जो है वो कश्मीर में जो है गन कल्चर को जो है वो आज भी वैसे ही। देखिए, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई है। आपके अंदर कुछ ब्लैक शिप्स बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे ब्लैक शिप्स बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के साथ जिनकी तारें जुड़ी हुई हैं, जिनको यहाँ पे संरक्षण मिलता है, जिनको यहाँ पे वो भौतिक संरक्षण मिलता है, जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उनके संरक्षण में आ जाते हैं, इमीडिएट आ जाते हैं। ये बड़ी टेक्निकल लड़ाई है। इसके पीछे कंट्रीज बैठी हुई हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ाई है, उनका पूरा प्रोग्राम है कश्मीर में डिस्टर्बेंस रखना, उनको सपोर्ट चाइना की है, काफ़ी कंट्रीज के साथ लड़ाई है। अगर एक कन्वेंशनल वार होती है, आज तक आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ जितनी भी कन्वेंशनल वार्स हुई है, राइट फ्रॉम 47 to 99, कभी भी भारत का पराक्रम कम नहीं हुआ, कभी भी भारत का शौर्य कम नहीं हुआ। देखा आपने, चाहे उसमें हमने अपनी कुर्बानियां दी, लेकिन साथ साथ जो मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि 370 की जो एब्रोगेशन हुई है, 370 की एब्रोगेशन के बाद जो एक मानसिक दिशा थी वहाँ पे अलगाववाद की, वो कम हुई है। आप देख रहे होंगे पत्थरबाजी आज ना के बराबर होती है। उसमें करप्शन था पुलिस में, जो पत्थरबाजी थी। कुछ भी कहिए आप, कुछ भी कहिए आप, लोग इन्वॉल्व थे ना, करप्शन हो या क्या था, लोग इन्वॉल्व थे। आज चुन चुन को उनको मारा जा रहा है, लेकिन आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई फटाफट ये खत्म हो जाए? आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात इन ब्लैक शिप्स को भी खत्म, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अजीत डोवाल तो बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है, अपने जयशंकर जी जो है बैक डिप्लोमेसी कर रहे हैं। क्या क्रिकेट मैच ना होने से ही जो है आसिफ साहब एक परिभाषा बदल ये बहुत सकती है? छोटा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे। क्यों नहीं? आप एक स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हो, और जनरल सेक्रेटरी एक पार्टी का मालिक होता है, और आप कोई छोटी मोटी पोस्ट पे जम्मू कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है। नो डाउट मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बजात सुनील शर्मा खुद मैं ऐसे इश्यूज पे बहुत कम बोलता हूँ। ये हमारे डोमेन में नहीं आता है, हालांकि मैं बोल सकता हूँ। नहीं, आप बोलिए, लेकिन मेरे डोमेन में जानना चाहते हैं ना। ये इंटरनेशनल इशू है, इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत अच्छी तरह से परिभाषित कर सकती है, या हमारे जितने भी राष्ट्रीय। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन आपको पूछूंगा, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ सुनील शर्मा एक लीडर है, क्योंकि काफी लोग, परसों एक लीडर ने मुझे बताया आप एसपीओ थे, तो मैं वो भी आपको पूछूंगा। मैं चाहता हूं कि सुनील शर्मा इन इश्यूज पे बात करें, क्योंकि आप बोलने के लायक है इस पर, आपको सब पता है। अगर आप खामोश बैठेंगे तो वो तो दूसरी बात है। बहुत सारे इश्यूज पे मुझे लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, जिस प्रकार से आपने NSA का पूछा, बाकी बोला,
ये कुछ चीज़ें ऐसे होती है, स्ट्रेटजिकल चीज़ें होती है, ये जब दो कंट्रीज़ के बीच में चीज़ें चलती है, मुझे लगता है कि मैं उसमें अधिकृत नहीं हूँ उस पर बोलने के लिए, और वो बोलना भी नहीं चाहिए। स्ट्रेटजिकल इश्यूज़ पे, स्ट्रेटजिकल पॉइंट्स पे बोलना भी नहीं चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपको कि जो हमारी विल पावर है, इच्छा शक्ति है सरकार की, किसी कीमत पे भी, आसिफ साहब मैं आज आपको ये बात बताऊंगा, ये बिल्कुल नोट करके रखिएगा, आने वाले दिनों में देखेंगे, किसी कीमत पे भी अराष्ट्रीय तत्व, जिसे हम राष्ट्र विरोधी एलिमेंट कहेंगे, किसी कीमत पे आपको इस धरती पे नहीं मिलेगा। चाहे समय लगे, आपने बेशक गौहर भट्ट की बात कही, आपने गुलाम रसूल डार की बात कही, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही इस वक्त कुर्बानी भी दे रहे हैं, लेकिन किसी कीमत पे भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को, एलिमेंट को यहाँ पे बसने नहीं दिया जाएगा। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, चल रहा है सारा, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये जो एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ है, ये दो मेन मुख्य बिंदुओं पे हुआ है। एक नेशनलिस्टिक अप्रोच के लिए, जिसको एस्टैब्लिश करना है और सेपरेटिज्म का खात्मा करना है। दूसरा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर अव्वल दर्जे पे आपको मिलेगा। मेरे से लोग अक्सर पूछते हैं, मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ। आपके एसपीओ को लेकर जो है वो बात होती है, सुरूड़ी साहब ने भी एक दिन असेंबली में ये इशू उठाया था। परसों एक लीडर आम आदमी पार्टी का, उसने भी बोला कि आप उसकी सपोर्ट। आप कितनी देर से मुझे जानते हैं? लेकिन मैं आप कितनी देर से बाद में मुझे स्पोक्स पर्सन कहा जाएगा ना। कितनी देर से? 25 साल से हमारी क्लोज दोस्ती है। तो उससे पहले क्या जानते देखा थे? आपने? नहीं, मैं आपके, क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं ना आपका, मैं चाहता हूं कि आप खुद बताएं आप क्या आप मेरे घर में इन इशू पे कल आप ऐसे ही टूचा सा कोई सवाल नहीं, ये क्योंकि ये असेंबली में भी इशू उठा था। असेंबली में कौन सा ये इशू था, मुझे नहीं लगा। आप मेरे 25 साल से मेरे घर भी आते हैं, मुझे पर्सनली जानते हैं, हमारी अच्छी दोस्ती भी है, तकरार भी होती है, टकराव भी होता है, मतभेद भी होता है, लड़ाई भी होती है, बात भी नहीं करते हैं। तो मेरी पर्सनल चीज़ों पे आपको बहुत पता है। मैं जब बिजनेस करता था, आप मेरे शॉप पे भी आते थे, बिल्कुल पहले भी मैं उससे पहले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था। आपके मोमोज मुझे आज भी याद है। बच्चों को मैं पढ़ाता था, मैंने 5-7 साल कंप्यूटर पढ़ाया है बच्चों को, वहां पे भी आप आते थे। तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बहुत पता है। मैं बताना चाहूंगा कि सुनील शर्मा जी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस को लीड करते थे। ये कभी भी एसपीओ नहीं थे और ना ही इन्होंने कभी गवर्नमेंट खजाने से जो है वो सैलरी पकड़ी है। अगर आप इस पर एलोबरेट करना चाहेंगे तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने यहाँ पर काफ़ी उस वक्त एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस को लीड किया जब यहाँ पर 500 के करीब एक्टिव मिलिटेंट्स होते थे। और मैंने भी आपके काफ़ी, जब एनकाउंटर्स होते थे किश्तवाड़ में, मैंने काफ़ी जो एनकाउंटर्स है वो कवर भी किए। तो मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं यहाँ पर कि सुनील शर्मा जी जो है वो, वरना लोग मुझे स्पोक्स पर्सन भी शायद कहेंगे, अगर आप ये अपने मुंह से कहते तो ज्यादा ही। 99 से 2004 तक मैंने कंप्यूटर पढ़ाया है बच्चों को, ये आपको पता है, मुझे पता है। साइबर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से। और 2005 से लेके एमएलए बनने तक मैंने एयरसेल का बिजनेस किया है। बिल्कुल, यही मेरा प्रोफेशनल लाइफ। ये प्रोफेशनल था आप, और आपने जो है वो एंटी नेशनल ऑपरेशंस भी जो है वो काफी हिस्सा, उसमें कोई शक नहीं, वो मुझे गर्व भी है। तो अब बात करते हैं किश्तवाड़ की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट और पावर प्रोजेक्ट से बता रहे हैं कि सिर्फ सुनील जी का सिक्का चलता है और जितेंद्र सिंह जी का, जिसको आप लेटर देंगे वही मुलाजिम रहेगा। आसिफ साहब, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन हो रही है इन बातों की। मैं आपको बताऊंगा, 2014 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे गरीबी ख़त्म करने के लिए अपने आप को सफल तब मानूंगा जब मैं यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स ला पाऊँगा। और उसके लिए बहुत जदोजहद हुई केंद्र सरकार के साथ। मैं खुद मिनिस्टर रहा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो पावर प्रोजेक्ट्स को देख रहा था। आप खुद पावर मिनिस्टर थे? उससे पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में मैं, इंद्राबू साहब, नईम अख्तर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, हम सब इसमें थे जब पावर प्रोजेक्ट्स की बात चल रही थी। मैंने उस वक्त कम से कम 5 पावर प्रोजेक्ट्स पे अच्छा काम किया, जिसमें पकड़लू, जिसमें कीरू, जिसमें कवाड़, जिसमें करथे, जिसमें रेटल। इन पावर प्रोजेक्ट्स का हमारी सरकार के बाद टेंडरिंग हुई, प्रोसेस हुआ, और इन पावर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जो चल रहे हैं। बुरसर भी था? पक्कल नहीं, बुरसर नहीं था, हमारे 5 ही थे। पक्कल डूल में 3 कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट इसका डैम था, एक कंपोनेंट इसका पावर हाउस था, और एक कंपोनेंट इसका हेडरेज टनल HRT था। डैम जिसपे जेपी कंपनी बेंगलुरु में काम कर रही है, पावर हाउस जिसमें अफगान काम कर रही है, और HRT जिसमें LNT अभी अभी आई है। कीरू प्रोजेक्ट एक कम्पैक्ट प्रोजेक्ट था, एक ही पैकेज था, और वो पटेल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लिया। बाकी 3 पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडर प्रोसेस है टेंडरिंग में। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से ये कंपनीज आई
मेरा मकसद ये था कि मैं यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स लाऊं और उसमें जितनी भी मेरी मेहनत लगे मैंने वो मेहनत की, प्रोजेक्ट्स आए। अब आप बोलेंगे कि मैं ही एक एक करके लगाऊं, मैं प्रोजेक्ट का लीडर नहीं हूँ, मैंने प्रोजेक्ट नहीं बताया जा रहा है ना कि आप ही के लेटर पे लगते हैं किसी और की। एक भी कोई लेटर मेरा बताए, एक लेटर या मेरी आप CDR निकालें जिसे कॉल डिटेल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कहते हैं, मैंने कभी 2 महीने में कभी किसी कंपनी वाले को कभी मतलब एक फ़ोन किया हो, आप मुझे बताएं। न मेरा कोई लेना देना है इससे लगाने का, न मेरे कोई लेटर जाता है। हाँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लोग मुझे सुनाने आएंगे और उसके लिए जितना मुझसे हो सके मैं कोशिश करूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता हूँ, नौजवानों को भी मुझसे उम्मीद है, कहीं पे इंजस्टिस होगा उसके लिए मैं बात करूंगा। तो आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? हमने देखा पूजा ठाकुर भी प्रोटेस्ट पे बैठी है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है। मैं क्यों प्रोटेस्ट करूँ? तो लोगों को, नौजवानों को नहीं लगा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जब मुझे सारा पता है मैं किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करूँ? जब मुझे पता है, देखिए तो क्या लग रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, आसिफ साहब 900 लड़के इस वक्त डूल में काम कर रहे हैं, 900 लोग, और उन 900 में लगभग 820 लोग किश्तवाड़ के लोकल है ना जी। ये ठीक है, आसिफ साहब का भाई नहीं है, मासी का लड़का नहीं है, लेकिन कोई किश्तवाड़ी तो है, ठीक है सर। 1200 लड़के डंगूर में काम कर रहे हैं, 1200 में आपको 1100 लड़के किश्तवाड़ के हैं, वो किश्तवाड़ी नहीं है क्या? उसको अगर कोई अप्रोच नहीं है, वो कोई गरीब है, वो लग गया, नकारते हैं इस बात को। 384 लोग, 384 इस वक्त अभी यहाँ पे लगे हैं कीरू में। कहाँ के? सिर्फ नागसिनी के। कितने? 384 नागसिनी ब्लॉक के। मैं एक को भी नहीं जानता, तो इसका क्या मतलब है? लोकल नहीं है क्या? मतलब जब आसिफ नायक का भाई लगेगा फिर ये बोले नहीं, मैं आपकी बात नहीं, सिफारिश तो लग रहे हैं ना हमारे यहाँ, तो इंजीनियर से तो लगी। किसकी सिफारिश लगी 384 को? किसकी सिफारिश बता रहे हैं आपकी? मैं पिछले 3.5 महीने से आउट ऑफ टच हूँ, मैं किसी काम में लगा हूँ, मैं कश्मीर में बैठा हूँ, पार्टी के काम से लगा हुआ हूँ। मुझे आप बताइए कि आप कश्मीर की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? पीछे किश्तवाड़ में अब मैदान खुला है आपकी तरफ? मैं एक पार्टी से वाबस्तगी रखता हूँ। मेरे लिए सबसे पहले देश है, फिर दल है। मेरी पार्टी ने मुझे वहाँ पे ड्यूटी लगाई हुई है, हम मैदान की परवाह नहीं करते, यहाँ पे पार्टी एग्जिस्ट करती है। तो क्या आपको यहाँ पे किश्तवाड़ में या जम्मू कश्मीर में या देश में सुनील शर्मा जैसे कोई पार्टी नहीं होती है, यहाँ पार्टी संगठन चलता है। दूसरी पार्टी में इंडिविजुअल होता है, उसका अपना इन्फ्लुएंस होता है। मैं कल यहाँ से जाऊँ, बीजेपी उतनी की उतनी रहेगी, इसको कोई कमी नहीं होगी। क्या बीजेपी कश्मीर जीत पाएगी जिस तरह से बीजेपी? आसिफ साहब, आज मैं आपको चैनल से ये बात नोट करके रखना, इतने लोग भी हैं, ये नोट करके रखना। बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म इट्स ओन गवर्नमेंट इन अप्रैल और मई 2022। यानी कि आपको पता है इलेक्शन होने वाला है? यस, इसमें कोई शक है क्या? अच्छा, तो चुनाव होगा, चुनाव क्यों नहीं होगा? आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की कि भाई बड़ी स्पीड से परिसीमन चल रहा है और तुरंत ही एक प्रक्रिया चल रही है, चुनाव होगा और बीजेपी पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। मैं बड़े होश हवास में कह रहा हूँ। अच्छा, कोई नशा नहीं किया है। अच्छा, किश्तवाड़ की जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ। किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अब क्या परिभाषा होगी? आसिफ साहब, जो हमारी डिमांड है बीजेपी के नाते से, नहीं बीजेपी के नाते की बात नहीं करते हम, एक्चुअली क्या होगा? आप तो बहुत कुछ चाहते हैं, मतलब नहीं, एक्चुअली आप तो चाहते हो कि 100 साल तक राज करें। नहीं, मेरी जो डिमांड है या जो पार्टी का जो यहाँ का हमारा एजेंडा है, हम कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज चाहते हैं किश्तवाड़ में, मिनिमम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्योंकि ये बहुत वास्ट एरिया है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। आज तक जितना भी इनजस्टिस हुआ है प्रीवियस गवर्नमेंट्स की तरफ से, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, जितना भी इनजस्टिस हुआ है वो अनडन होगा, ये अंडू होगा, वो मुझे पूरा यकीन है। और यहाँ पे कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज किश्तवाड़ में बननी चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन के सामने भी हमने इस बात को उठाया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इंसाफ होगा, जस्टिस होगा और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब 370 के बाद एक और हिस्सा है, वो 35A का है, और जॉब रिजर्वेशन है, लैंड रिजर्वेशन के। अब जम्मू से भी सुर उठ रहे हैं इसके खिलाफ, खासतौर पर 35A के खिलाफ। क्या मतलब वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि मतलब हमारे जॉब रिजर्व चाहिए। आसिफ साहब, मेरा डेमोक्रेसी में और पॉलिटिक्स में मेरा साफ साफ नजरिया ये है, किसी भी इंसान को तोलना आंकना है तो उसके एग्जाम में तोलना।
आप नहीं, एग्जामिनेशन जस्ट मेरी बात सुनिए। आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, मैंने पूरी किताब याद की, ये किया वो किया, बाद में आप 10वीं के एग्जाम में फेल होते हैं, तो क्या आपकी बात को वजन दिया जाएगा? इसी तरीके से 2014 में अपोजिशन पार्टीज ने पता नहीं क्या क्या लांछन लगाए। 2019 के मार्च, फरवरी, जनवरी में ऐसा कहा गया नहीं, अब तो मोदी सरकार गई 303। दूसरी बात फिर लेकिन बंगाल में क्या हुआ? सुनिए, अगर मोदी जी अरे बंगाल में हमने बहुत किया, 2 सीटों से हमने 83 ली, किस दुनिया में आप? लेकिन फिर गवर्नमेंट नहीं बना पाई। बात गवर्नमेंट की नहीं होती है, 81 सीटें हमने हासिल की एक्स्ट्रा। किधर हैं आप यूपी में देखिए, सफाया कर दिया इसमें जो निकाय के चुनाव थे, जो पंचायत के चुनाव थे। अब मैं आपको बताऊंगा, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। आप ये शुरू की बात कर रहे हैं ना, ये बेसुरे हो जाएंगे आने वाले चुनाव में। आप फिर दोबारा देखेंगे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास मोदी जी पे है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है। इसलिए ये जो सुर है ना, इनको बोलिए आइए कंपीट करते हैं ना, कंपटीशन में उतरिए ना। जिस वक्त चुनाव होगा वही आपका कंपटीशन है कि भाई लोग आप पे कितना विश्वास करते हैं। आइए मैदान में, उस वक्त देखा जाएगा कि आपका सुर बेसुरा कैसे होता है। क्या 371 मिलेगा? अगर 370 गया तो और स्टेट कब वापस आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, हिंदुस्तान के आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कमिटमेंट की है, और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे ही हालात ठीक होंगे हम स्टेटहुड देंगे। वो कमिटमेंट है और स्टेटहुड आएगा ही आएगा, इसमें हमें कोई दो राय नहीं। बाकी ये 370, 71, 72 ये चीजें नहीं, अगर जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में 371 है तो क्यों आए? क्यों लोग चाहते हैं? कौन लोग चाहते हैं? हमारे कौन लोग मुलाजिम चाहते रहे, हैं? हमारे कौन लोग जमीनें चाहते हैं? रहे। वो उन लोगों को जरा आप काउंट कीजिए, कौन लोग चाहते हैं? जम्मू, कठुआ, सांबा के लोग चाहते हैं। कहीं नहीं। देखिए, मैं कठुआ भी यहाँ जाता का हूं। बिजनेसमैन को डर मैं- है, और कटरा के एक होटलर को डर है कहीं अंबानी साहब आकर इधर होटल ना खरीदे और माता के नाम पे 50 रुपए में कमरा ना दे। 2 साल में मुझे बताइए कितनी जमीनें आपकी गई? नहीं बताइए। आपने खुद ही बोला कि 2 साल हो गए में ना, नहीं आएंगे, 2 साल हो काफी गए टाइम ना। लगेगा ना। नहीं, अगर आपको इस तरीके से तो कुछ दिखना चाहिए था ना कि कोई जमीन गई। अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं। आपने तो खुद ही बोला कि 2 साल में सड़कें चेंज नहीं होती देखिए, हैं। इंडिविजुअल जमीन पे आप पे हमला नहीं हुआ ना, कहीं पे भी नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। अगर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस आते हैं तो आपको इससे रिजेंटमेंट है? नहीं, जो लोकल यहाँ का बिजनेसमैन है वो बोल रहा है ना कि मेरे को खतरा उसको है। तो खुली छूट है ना सर। अगर मैं बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे बना सकता हूँ, मैं लोकल हूँ, मुझे किसी ने रोका? अगर मैं नहीं बना सकता हूँ तो आप अगर बाहर पंजाब के, दिल्ली के आप बनाइए। लेकिन किश्तवाड़ में एक हॉस्पिटल बनने की जरूरत है, तो क्या आप बनवाएंगे कहीं? जरूर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर और सकल अगर health है। हम इस प्रोसेस में हैं। मैं भी चाहता हूँ यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री आए, यहाँ पे बड़े कोई इंस्टीट्यूशन आए। मैं इसमें पूरा कार्यरत हूँ, मैं इसमें पूरा प्रोसेस में हूँ, और आने वाले दिनों में आप जरूर देखेंगे कि किश्तवाड़ में भी कोई बड़ी न बड़ी इंडस्ट्री हो या इंस्टीट्यूशन हो, हॉस्पिटल के रूप में, कॉलेज के रूप में आप किश्तवाड़ में देखें। एक सवाल और, आप जो है ना वो जो ये हमारा अनंतनाग वाला रोड है, आप इसके काफी खिलाफ थे। आपका ये कहना था कि ये पहाड़ी जो है वो एक बैरियर है यहाँ पर। मैंने कब कहा? कोई मुझे मेरे साथ भी कहा आपने, कोई- तकरीर में भी कहा। तो क्या संकोरा वायु टनल बनेगी? देखिए, गडकरी जी ने सुनिए आसिफ साहब, हम कंप्लीट इंटीग्रेशन में फेथ रखते हैं। बिल्कुल। जितना कश्मीर में भारत का आना जाना रहेगा, इजी रूट्स रहेंगे, भारत उतना फलता फूलता रहेगा। जितना आप एरिया को आइसोलेट करते जाएंगे, वो आइसोलेशन बढ़ती जाएगी। इट मीन्स कि रास्ते के रूप में हो, हवाई रास्ते के रूप में हो, रेलवे ट्रैक के रूप में हो, ये तो ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। कश्मीर हमारा है, कश्मीर किसी का नहीं है। संकोरा वायु टनल बनेगी। सैंगपुरा वायु टनल के अलावा और भी बनेंगे, एयरपोर्ट कब बनेगा? वहां से आगे काफी देर से बनेंगे, सुन रहे हैं। वहां से आगे भी बनेंगे। काफी देर से सुन रहे हैं ना कि किश्तवाड़ एयरपोर्ट का आपने देखा होगा एलजी महोदय ने इसका एमओयू साइन कर लिया उड़ान में। उड़ान एक स्कीम है जिस स्कीम के तहत विद इन स्टेट एयर स्ट्रिप्स बन रहे हैं। पहले हमने एक इसको स्टेट की प्रॉपर्टी में, मैंने इसमें पहले रखा हुआ था, चीफ मिनिस्टर साहिबा से मैंने 10 करोड़ रुपया लेके इसको टेंडर शेंडर करवाया था, लेकिन अब बड़ी स्कीम में इसको लाया गया उड़ान में। अभी इसका एमओयू साइन हुआ है, क्योंकि ये आर्मी के अंडर है, तो आर्मी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था वो कंप्लीट हुआ है। इसमें बहुत टाइम लगा। अभी मुझे लगता है कि इसका एस्टिमेशन चल रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है, और जो ही वो तैयार होगा तो यहाँ पे इस पे काम शुरू। तो आप आखिर पर लोगों को क्या संदेश देंगे?
क्या अपेक्षाएं रखें वो आपसे? और मेरा संदेश किश्तवाड़ आज से? ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा किश्तवाड़ में हमारे लिए जो रिसोर्सेज, जो पोटेंशियल पावर प्रोजेक्ट्स का था, उसमें एक्सप्लोरेशन हो रही है, एक्सप्लोर हो रहा है वो। मैं निवेदन करना चाहूँगा नौजवानों को, मेरी बातों को गलत दिशा में मतलब प्रोजेक्ट किया जाता है। मैं आज भी कहता हूँ कि 10 से 15 हज़ार नौजवानों को किश्तवाड़ में रोज़गार मिलेगा। आज पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, वाहिद किश्तवाड़ है, सिर्फ किश्तवाड़ है जहाँ पे नौकरी की एक उम्मीद है। और लगभग 3-4 हज़ार नौजवान अभी तक किश्तवाड़ के नौकरी कर रहे हैं, चाहे मजदूरी के रूप में कर रहे हैं, चाहे किसी के रूप में। लेकिन इतनी बेरोजगारी है कि अभी वो बहुत मीगर लग रहा है, कम लग रहा है। हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। मैं आपके द्वारा मैसेज देना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में रेटल जो द्रबशाला में है, विद इन मंथ्स मुझे लगता है कि इसी 2021 में उसका काम शुरू हो रहा है। क्वाड़ में काम शुरू हो रहा है, करथे पाडर में काम शुरू हो रहा है। और जो इस वक्त एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, जैसे LNT में देखिए आप, LNT में 1 साल से कंपनी अभी 10 लोग भी एम्प्लॉय नहीं कर पाए क्योंकि उनका भी फ्रंट नहीं खुल पाया है। जो ही खुलेगा वहाँ पे भी 500-600 लगेंगे, फुल स्विंग पे काम आएगा। बदकिस्मती से बीच में कोविड आया, बीच में बाकी चीज़ें दिक्कत आई, जिस वजह से ये उस फुल स्विंग में नहीं आ पाया। आप यकीन मानिए, जो 10-15 हज़ार नौजवानों को मैंने बोला है कि रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं आपके द्वारा मैसेज देना चाहूँगा। लेकिन इसमें गलत कोड न करें कि नहीं मेरी चिट्ठी से लगेगा, दूसरे उनकी रिक्वायरमेंट पे लगेगा, स्किल पे लगेगा, उसके टैलेंट पे लगेगा। अब मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, काम भी नहीं करना जानता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं मुझे 4 व्हील लगाओ, कैसे पॉसिबल है? ब्लॉक की तरह घर में बैठा हाँ, तो उनको तो कम से कम वो भी 100 चाहिए, दिन का रोजगार। हाँ, उनको कम से कम प्रोग्रेस भी चाहिए। सब लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, सिर्फ सब्र संयम रखिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ही ये सारे पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे फुल स्विंग पे आ जाएंगे, इन पे फुल काम शुरू हो जाएगा, यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपका काफ़ी वक्त लिया और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने यहाँ पर बातें की वो जो है यहाँ के नौजवानों को जो है ज़रूर रोज़गार मिलेगा। और अगर उनको कहीं भी जो है मुश्किलात होंगी और अगर उनके साथ कहीं भी नाइंसाफ़ी होगी तो आप उनके लिए खड़े हो जाएंगे। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।